Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the ADAT Essence Academy which in today lecture chapter number 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन या केसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन और इसकी डेरिवेशन के बारे में जो डिटेल से हम बात करते हैं। तो केसी क्या है? केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है और इसकी जो कैलकुलेशन है हम या इसकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इस तरह। केसी हमारे पास क्या है? केसी CND प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, जिस तरह की ये एक्सप्रेशन है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, एक मिसाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं और फिर डेरिवेशन जब हम कर ले तो ये इस डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, एक सिंपल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है A+B। ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या बना लेती हैं? C+D बना लेती हैं। तो ये क्या बना लेती है? C+D बना लेती हैं। तो ये जो A+B है हमारे पास यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? ये जब ये जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर लेती है और प्रोडक्ट बना लेती है, जिस स्पीड के साथ ये रिएक्शन कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बच्चों किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है। इसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। इसकी जो अगर प्रोडक्ट हम ले लें, इसकी एक्टिव मास इसकी ऑफ A एंड B की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट अगर हम ले लें और इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो इस कंसंट्रेशन के लिए स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर हम सिंपल अल्फाज में कह दें, इंतहाई सिंपली, अगर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B जो रिएक्टेंट है ये ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सिंपल अल्फाज में बस हम कह देते हैं। तो लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम इसको और भी सिंपल लिख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू A इंटू B। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है? ये जो प्रोडक्ट है बच्चे, ये जब वक्त के साथ साथ इसकी मकदार बनती है और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो इसकी जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाती हैं? इंक्रीज़ हो जाती हैं। या हमारे इस दूसरे अल्फाज में कुछ इस तरह भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करवा लेती हैं तो ये प्रोडक्ट बना लेती है। जब धीरे धीरे इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बच्चे ये प्रोडक्ट आगे रिएक्शन कर लेती है और ये क्या बना लेती है? रिएक्टेंट्स बना लेती है। ये जो प्रोडक्ट की जो रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है, लॉ ऑफ मास एक्शन इसके बारे में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्स रिएक्शन के लिए बात करते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बारे में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहती है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है? ये R रेट के लिए है और ये R रिवर्स के लिए है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्मॉल r रिवर्स के लिए। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट C एंड D। अगर इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी कम होगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम और भी सिंपल लिखते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये R रेट के लिए है और छोटा r रिवर्स के लिए है, इज इक्वल टू KR रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। KR क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है? C एंड D। ये इक्वेशन 2 हो गया। इट इज़ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड इट इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो लिहाजा हम बच्चे कह चुके हैं कि इनिशियली अगर हम A+B की बात कर ले तो इनिशियली जब हम इसको ये ले ये रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 100 है, तो इनिशियली बच्चों जो प्रोडक्ट होती हैं इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है, क्योंकि जब हम A और B में लाए और ये रिएक्शन कर ले तो C+D बनेगा। अगर इसने रिएक्शन नहीं किया है तो C+D नहीं होगा। ये A+B के लिए कुछ टाइम दरकार होती हैं बच्चों। इनिशियली A और B जब हम ले लें तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया होता है। जब भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इनिशियली इसको मिलाए
तो ज़्यादा होने कंसंट्रेशन होने की वजह से बच्चों क्या होती हैं, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर कोलिशन की रेट भी ज़्यादा होती है, और जब कोलिशन की रेट ज़्यादा होती है तो इसकी रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इनिशियली ज़्यादा होगा, और जो हमारे पास C+D है ये रिवर्स रिएक्शन है, इनिशियली इसकी जो स्पीड है ये कम होती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जब कंसंट्रेशन कम होती है तो कोलिजन बिटवीन C एंड D मतलब जो प्रोडक्ट हैं इसके दरमियान कम होगी। जब कम होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, कम होगा इनिशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम। बच्चों जब A+B रिएक्शन कर लेते तो इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आएगा कि नहीं, 100 की बजाय 90, इसी तरह 80 और इसी तरह 70 इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 10, 20, 30 एंड 40 इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। एक टाइम बच्चों कुछ इस तरह आ जाती है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ये भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। इनिशियली लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 5 है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास क्या है, इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है, 1 है, 1 जाती है पर मिनट या पर सेकंड। वक्त के साथ साथ जब इसकी जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज़ होता जाएगा, तो लिहाजा ये 4 हो जाती हैं, और इसकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इसकी जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये इंक्रीज़ हो गई 2 हो जाती है। इसी तरह जब इसकी कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज़ होती है और इसकी जो कन्वर्जन रेट है ज़्यादा है और इसकी जो कन्वर्जन रेट है ये कम है, तो लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ेगा और इसकी डिक्रीज़ होता जा रहा होगा, क्योंकि जितने जाती हैं इतने आते नहीं हैं। तो लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन 3 और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 3 हो जाएगी, वक्त के साथ साथ इसकी रेट डिक्रीज़ होगा और इसकी जो है इंक्रीज़ होगा, तो लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी 3 हो जाती है। जब एक ऐसी टाइम आ जाती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A फर्दर डिक्रीज़ नहीं होगा और कंसंट्रेशन ऑफ D, C एंड D प्रोडक्ट फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। वजह यह है कि पर सेकंड 3 मालिक्यूल ऑफ A एंड B रिएक्शन कर लेते C+D बनाती हैं, तो लिहाजा इसी तरह 3 मालिक्यूल ऑफ C एंड D आती हैं और A+B अगेन बना लेती हैं, तो लिहाजा जब 3 मालिक्यूल जाते हैं C+D बना लेती है तो 3 अगेन स्प्लिट अप हो जाती है और A+B बना लेती है। तो एट दैट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो लिहाजा फ्रॉम द equilibrium condition at equilibrium condition at equilibrium condition which rate of reverse forward reaction बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ज़ाहिरी बात है लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू, और रिवर्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बजाय हम R की बजाय हम ये KR इंटू C इंटू D लिख सकते हैं। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इसकी बजाय हम, चूँकि यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, तो ये कांस्टेंट एक तरफ करते हैं कि आर यहाँ पर लिखते हैं और क्या आर यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर कट हो जाती हैं, तो लिहाजा KF और ये जो वेरिएबल्स हैं या कंसंट्रेशन है दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो इसकी जगह अगर हम ये यहाँ पर क्या कर लें, ये डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, तो A इंटू B और यहाँ पर ये कैंसिल, और ये हमारे पास क्या है KF इंटू KR इज इक्वल टू C इंटू D इंटू A इंटू B। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। चूँकि ये क्या है, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो बच्चों ये किस कंडीशन पे है ये रेट कांस्टेंट, ये बच्चों हमने क्या है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिहाजा इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो कांस्टेंट है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो कांस्टेंट है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, ज़ाहिरी बात है कह सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये KF बच्चे क्या है, KF एंड KR ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम एक सैम्बल यूज़ करते हैं KC। तो लिहाजा KF बाई KR इसको हम KC कह सकते हैं, ज़ाहिरी बात ही कह सकते हैं। तो अगर इसकी बजाय हम KC रिप्लेस करें तो KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D
and concentration of A into B. तो this is the final Kc equilibrium expression या Kc constant जो है या equilibrium constant expression हम इसको कह सकते हैं। तो this is the final equation of equilibrium constant expression। इसकी अगर हम definition कर ले तो ये क्या है बच्चों, the ratio of the product of the active masses। ये क्या है, इट इज़ द रेशो। रेशो ज़ाहिरी बात है डिवीजन में है कि नहीं, ये रेशो है, इस लाइन को हम रेशो कहते हैं। तो इट इज़ द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट या इट इज़ द रेशो, ये रेशो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसका मतलब ये है मैथमेटिक्स से इस ज़रब का मतलब है। तो लिहाजा इसको हम ज़रब भी कहते हैं कि सी और डी की कंसंट्रेशन की ज़रब अगर हम ले लें, या लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि सी की कंसंट्रेशन क्या है 2 है और डी की कंसंट्रेशन क्या है 3 है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है क्या बनती है 2 3 6। तो लिहाजा इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये ज़रब हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ द रेशो, ये रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ज़रब का ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। पैदावार की जो हम ज़रब ले ले कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास और कंसंट्रेशन ऑफ बी, बच्चे इक्विलिब्रियम पर इसकी एक ख़ास कंसंट्रेशन होगी सी कंपोनेंट की और डी कंपोनेंट्स के। इस कंसंट्रेशन को अगर हम आपस में ज़रब कर ले, इससे कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा, इससे कुछ वैल्यू आ जाएगी टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स की एक ख़ास कंसंट्रेशन होगी। इसकी जो कंसंट्रेशन और इसकी जो कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज 2 2 है या 3 3 है, इसकी जब हम ज़रब ले ले इसकी भी एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। इसकी जो वैल्यूज़ है, ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ जाए और रिएक्टेंट्स की जो वैल्यू आ जाए, इसकी अगर हम रेशो ले ले आपस में, इसको हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। और ये रेशो हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हमेशा के लिए कांस्टेंट होगी। ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी अनटिल वी डजंट चेंज द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हम इस इक्विलिब्रियम को खुद डिस्टर्ब न कर ले तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए Kc का जो वैल्यू है दिस विल बी कांस्टेंट। सो लिहाजा इट वाज द डेफिनेशन ऑफ द Kc एंड द डेरिवेशन ऑफ Kc। सो थैंक यू वेरी मच। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलेंगे। थैंक यू।